माननीय सभासदों, माननीय उप सभापति जी, माननीय सदस्यगण, डिस्कशन ऑन द वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। श्री घनश्याम तिवारी जी टू रेज द डिस्कशन ऑन द वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। माननीय उपसभापति महोदय, आज हम जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण के अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, ये चर्चा करना और इस विषय पर विचार करने में मैं एक सबसे पहले जो विश्व का पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें आज वो हमारे माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य नहीं हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि जब वो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहला, तो उसमें भारत की ओर से पीवी नरसिम्हा राव गए थे और 4 दिन का उनका भाषण, लोगों के भाषण होने के बाद में चौथे दिन पीवी नरसिम्हा राव जी को बोलने का मौका मिला था। तो उसमें उन्होंने एक मंत्र पढ़ा था, वो मैं पढ़ रहा हूँ। ओम द्योहो शांतिरंतरिक्ष शांति ही, पृथ्वी शांति ही, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, शांतिर्विश्वे देवाः, शांतिर्ब्रह्म शांति ही, सर्व शांति ही, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। जब उन्होंने पढ़ा तो विश्व के अर्थ सम्मेलन में इसको मूल अपना स्वीकार कर लिया गया कि आप 4 दिन तक हम बहस कर रहे थे और आप 4 दिन बाद ये बात बोले हो। तो उन्होंने 4 दिन बाद ये बात बोली, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम जो पर्यावरण ठीक करना चाहते हैं, हम जलवायु ठीक करना चाहते हैं, परिवर्तन ठीक करना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है वो बहुत सदन में बार बार हो रहा है। आज माननीय हमारे सदन के नेताजी ने भी कहा, बार उदाहरण देकर कहा कि इसलिए पर्यावरण की शुद्धि के साथ साथ ये राजनीतिक जो प्रदूषण हो रहा है उसकी शुद्धि भी आवश्यकता है, इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। माननीय उपसभापति महोदय, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं और जब इसकी बात करते हैं तो भारत तो एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति, जिसका धर्म, ये सारा भी पर्यावरण प्रकृति से है। दुनिया में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता कि कोई तपस्या करके गंगा को 2400 किलोमीटर लेकर चला जाए। ये भारत देश है जिसमें भागीरथ पैदा हुआ और वो भागीरथ हिमालय की गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा को लेकर चला गया, ये नदियों के बारे में। और इसी प्रकार का भागीरथ प्रयत्न माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे भूपेंद्र जी कर रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की, ये भागीरथ प्रयत्न कर रही है पर्यावरण को बचाने का। हमारे यहाँ शुरू से ही है, हमारे यहाँ धर्म की उत्पत्ति नदियों से हुई है, नदियों के किनारे हमारी सभ्यता का विकास हुआ है, पहाड़ों पर हमारे सारे तीर्थ स्थान पहाड़ों पर बने हुए हैं, या समुद्र के किनारे हैं या नदियों पर है। और इतना ही नहीं, तो हमने तो यजुर्वेद में माता पृथ्वी पुत्रो अहम पृथिव्या कहा है कि पृथ्वी हमारी माता है, इसलिए जिस प्रकार से माता का संरक्षण करना चाहिए उसी प्रकार संरक्षण करना चाहिए। यहां तक कहा कि पृथ्वी के अगर पैर भी स्पर्श करते हो तो माफी मांगो। कहते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शं क्षपस्व में, हे विष्णु पत्नी, मैं तुमसे उठ रहा हूं नींद से, तुमको पैर से छू रहा हूं, तुम मुझे माफ करना। इतना बड़ा आदर। और उसी प्रकार से द्युलोक को, भूलोक को द्युलोक, द्युलोक माने आकाश, आकाश को माना है पिता और भूलोक को माना है माता। तो माता और पिता का जिस प्रकार संरक्षण करना चाहिए उस प्रकार से प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। यह हमारे प्राचीन काल से वेदों से लेकर आज तक चला आ रहा है, ये हमारा चला रहा है। ऐसे उदाहरण के लिए मैं कहूँगा, औषधियाँ कहाँ होती है? सारी औषधियाँ। तो कहा है विश्वम मात्रम औषधि नाम, पृथ्वी समस्त वन औषधियों की माता है, उत्पन्न करती है।
शुद्धान आपस्ते क्षरन्तु, पृथ्वी हमारे लिए शुद्ध जल प्रदान करती है और इस प्रकार से हमको इस पर्यावरण को सुरक्षित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारी प्रकृति में। माननीय उपसभापति महोदय, हम प्रकृति पूजक तो हैं ही, साथ साथ पेड़, वनस्पति, इनके भी पूजक हैं। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि 5500 औषधियों का चरक ने अपने यहाँ वर्णन किया है, जो विश्व के प्रथम फिजिशियन थे। 5500 औषधियों का वर्णन किया। अब उनके गुण दोष लिखे हैं। वो कैसे लिखे? तो उन्होंने कहा कि वो गए उस औषधि के पास और जाकर कहा कि मैं मानव कल्याण के लिए तुम्हारा उपयोग करना चाहता हूं, आप बताओ कि आप क्या काम आ सकते हो। हे अश्वगंधा, आप बताओ कि आप क्या काम आओगे। और जितनी औषधियां थी उनके बारे में उसको बिना लेबोरेटरी के उन्होंने लिखा। इसका मतलब आप समझिए कि वनस्पति से भी हमारा कितना बड़ा प्रेम रहा है। यह प्रेम तो रहा ही रहा है, साथ साथ ही हमने एक काम और किया, हमने वृक्षों की भी पूजन शुरू की। हमारे यहाँ पीपल की पूजा, हमारे यहाँ बड़ की पूजा, हमारे यहाँ इनके नाम से तिथि तय कर दी साहब। आंवला नवमी, तुलसी के लिए कहा, अकाल मृत्यु हरणम, सर्वव्याधि विनाशनम, ऐसा करके इन सारी औषधियों का भी वर्णन किया। तो मैं भूमिका के रूप में कहना चाहता हूं कि हमारे इस देश में, जिस देश में आज हम भारत की संसद में इस पर चर्चा कर रहे हैं, वो प्रकृति प्रेम और प्रकृति के बारे में हम शुरू से रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां बदली, औद्योगिकरण आया, वाहनों की आवाजाही होने लगी, युद्धों का विस्तार हो गया, जनसंख्या का बोझ बढ़ने लगा, वनों की संख्या कम होने लगी, वन्य जीवों की संख्या कम होने लगी, वायुमंडल में सांस लेने में दिक्कत होने लगी, पॉल्यूशन बढ़ने लगा, कचरा बढ़ने लगा। तो ये सारे काम होने से एक ये संकट मानव सभ्यता के सामने और मानव जाति के सामने पैदा हुआ। अब इस संकट को निवारण के लिए भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं वो महत्वपूर्ण काम है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक, यूपीए के 12-13 के पर्यावरण मंत्रालय को 2430 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब मोदी जी की सरकार ने इस साल के 26-27 के बजट में 3,759.46 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये केवल मौद्रिक विस्तार नहीं है, यह नीतियों का भी विस्तार है। ये जो नीतियां, योजनाएं ऐसे लागू करी, उन पर जो खर्च हो रहा है उसका ये परिणाम है। अब एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 1971 में ईरान में रामसर एक स्थान है, तो उस रामसर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उसमें वेटलैंड के बारे में, आर्द्र भूमियों के बारे में एक समझौता किया गया था कि इनका विकास किया जाना चाहिए और इनको विकास करके ठीक किया जाना चाहिए। तो जब किया हुआ था 1982 में भारत ने इसको स्वीकार किया। 2014 में केवल भारत में 26 रामसर साइट्स थी। 26 ऐसी जगह थी जहां पर बाहर के पशु पक्षी आते थे, विदेशी बर्ड्स आती थी, वो आकर रहती थी और उनको सुरक्षा थी। भारत में इस प्रकार के बने हुए थे। लेकिन आज 2026 में 98 साइट्स हैं जहां पर उसमें रामसर वेटलैंड को विकसित किया गया है। सारी दुनिया भर के पक्षी आते हैं, बर्ड्स आती है, वहां पर रुकती है। अरे पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है, तो उसका विकास इस दृष्टि से किया गया। यह मोदी जी की सरकार ने किया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र। वो यही नहीं किया, उन्होंने इंदौर और उदयपुर को विश्व में सबसे पहले इंदौर उदयपुर को रामसर वेटलैंड सिटी घोषित कर दिया। उदयपुर राजस्थान में और मध्य प्रदेश इंदौर में। इस प्रकार से यह वेटलैंड का काम किया। माननीय सभापति महोदय, वन आच्छादन
और वनों का संरक्षण, इसका एक बहुत बड़ा काम। इस काम को करने के लिए 2023 में वन वृक्ष आच्छादन में वृद्धि हुई है और 2025 में मुझे कहते हुए खुशी है कि भारत 9वें स्थान पर है दुनिया में वनों के विकास में और तीसरे नंबर पर वार्षिक वृद्धि में हम हैं। तो यह मोदी जी के आने के बाद जो मौद्रिक के साथ साथ नीतिगत जो विस्तार हुआ है उसका परिणाम हुआ है कि हम यहां तक पहुंचे हैं। इसी प्रकार एक शहरों में फेफड़े, लंग्स, ऑक्सीजन लेने के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी। इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने 654 करोड़ से 620 शहरी वन योजनाएं प्रारंभ की। ये शहरों के बीच में वन क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं, एक फेफड़े लगा रहे हैं, लंग्स, ताकि सांस लेने में लोगों को आराम हो सके। इस प्रकार का विस्तार अच्छी, हमको जैसे जीने का अधिकार है, जैसे हमको मकान का अधिकार है, जैसे हमको खाने का अधिकार है, जैसे हमको कपड़े का अधिकार है, उसी प्रकार से स्वच्छ सांस लेने का भी अधिकार है। और वह स्वच्छ सांस मिले इसके लिए शहरी वन विकास कार्यक्रम को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रारंभ किया है और 620 बड़े शहरों में यह काम प्रारंभ हो गया। इसके लिए भारत सरकार बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है, मैं कहना चाहता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, प्रदूषण की निगरानी ये एक बहुत बड़ा काम। हम बार बार दिल्ली के प्रदूषण के बारे में सुनते हैं और सबके बारे में सुनते हैं। तो इस समय 2025 तक प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए पहले की सरकार ने इसमें कोई काम नहीं किया, लेकिन भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में और भूपेंद्र जी यादव के नेतृत्व में भी साथ साथ 1600 स्टेशन विकसित किए हैं। वो वायु प्रदूषण पर अपनी निगरानी रखते हैं। तो ये निगरानी रखने का काम भारत सरकार ने शुरू किया और इसका परिणाम आया कि 103 शहरों में PM10 जो होता है उसमें कमी हुई और 25 शहरों में 40% तक की गिरावट आई। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि इस काम के लिए, प्रदूषण निगरानी के लिए 26-27 के बजट में 1091 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार ने प्रावधान किया है ताकि स्वच्छ सांस शहरों में लोगों को मिल सके पर्यावरण के लिए। इसके लिए भी सरकार धन्यवाद की पात्र है। माननीय उपसभापति महोदय, इसके साथ साथ ये परवरिश 2 एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें एकीकृत क्लियरेंस, पर्यावरण परीक्षा और रियल टाइम ट्रैकिंग का काम होता है। इसमें सारे जो काम है, NOC के बारे में, लाइसेंस के बारे में, औद्योगिक नीति के बारे में, एक जगह जाने पर यह सारा काम होगा और इस प्रकार इस काम को भी बहुत अच्छी तरह से किया गया है। माननीय उपसभापति महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी वन क्षेत्र में। जो आदिवासी वन क्षेत्र में रहते हैं उनके रहने के लिए, उनके पट्टों के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या रहती। तो उसको दूर करने के लिए FRA में 25 लाख दावे आए और यूपीए की सरकार ने 50 लाख दावों में से 25 लाख पट्टे दिए हैं। और इस प्रकार आदिवासियों को, जिन्होंने पूरी पीढ़ियों से वनों का संरक्षण किया है, वनों में रहने का पैतृक अधिकार भारत सरकार ने प्रदान किया है। इसके लिए मैं सरकार धन्यवाद की पात्र है और यूपीए से 60% अधिक ये काम भारत सरकार ने किया है, उसके लिए भी भारत सरकार धन्यवाद की पात्र है। माननीय सभापति महोदय, एक कहना और एक अभियान चलाना दोनों में बड़ा फर्क। वृक्षारोपण का कई बार अभियान चलाए गए लेकिन नतीजा कुछ नहीं आया।
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भावनात्मक अपील की, मां के नाम एक पेड़, अपनी मां के नाम एक पेड़ मां के नाम, ये लगाने का अभियान शुरू किया। अपनी मां तो सबको ही प्रिय, और एक मां को श्रद्धांजलि देने के लिए या मां के प्रति भाव व्यक्त करने के लिए अगर एक पेड़ लगाते हैं तो उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। वो अभियान बन गया क्योंकि मोदी जी ने इसको भावनात्मक रूप से चलाया। और मैं कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि 262.4 करोड़ पौधे इसमें लगाए गए, आज तक लगाए मां के नाम एक पेड़ के नाम से। ये आज तक का सबसे बड़ा अभियान है जो वृक्षारोपण में आम आदमी जिसमें जुड़ गया। ये सबसे बड़ा अभियान उन्होंने किया और इसमें मिशन लाइफ 6 करोड़ लोग इसमें प्रतिभागी के रूप में भाग आए। अब दूसरा जो सबसे बड़ा पर्यावरण को खराब करने का काम था, कचरे का प्रबंधन। ये कचरा जो है ना सब क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है, इस कचरे का प्रबंधन करना ही पड़ेगा। तो ये पहले शहरों में जो कचरा बिखरा हुआ उसका, फिर ये भ्रष्टाचार रूपी कचरा उसका, फिर जो राजनीति में कचरा उसका। ये कचरा प्रबंधन में मोदी जी बहुत होशियार है, बहुत तरकीब से काम करते, जहां जहां कचरा होता है वही प्रबंधन कर देते। तो ये प्रबंधन तो हमारे कचरे का चालू है, तो कई जगह हो रहा है साहब, अब आने वाले समय में भी हो जाएगा। सामने देखिए सब साफ है। तो वो कचरा प्रबंधन है, उठता नहीं, प्रबंधन कर दिया है। तो प्रबंधन हो रहा है। 372.11 लाख टन कचरे का पुनर्चक्रण किया गया, रिसाइकलिंग किया गया, और रिसाइकलिंग कर उसको काम में, वेस्ट को वेल्थ में बदल दिया गया। यह पर्यावरण सुधार के लिए बहुत बड़ा काम किया गया है। इसी प्रकार आगे चलें तो बायो ई नीति थी, 300 अरब डॉलर का जैव अर्थव्यवस्था 2030 तक हो जाए, इस प्रकार की भारत सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है। इसके लिए भी मैं भूपेंद्र जी यादव को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये भी कचरा प्रबंधन में बहुत होशियार है, मैंने देखा उनको, बहुत शांत चित्त से रहते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं लेकिन गहरी बात बोलते हैं। सत सैया के दोहरा जो नावक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये भी गंभीर घाव करते हैं। तो इन्होंने इस कचरे का ठीक से प्रबंधन किया है। ये कैंपा योजना के अंतर्गत 47,000 करोड़ रुपए भारत सरकार को जारी किए हैं। भारत सरकार ने राज्यों को जारी किए, जो पहले ऐसे पड़े कचरे के रूप में पड़े रहते थे। मैं ना कचरा प्रबंधन में भी होशियार है। तो ये रुपए एक साथ वहां पड़े हुए थे, कोई दे नहीं रहा था, तो इन भारत सरकार ने राज्यों को ये रुपए उपलब्ध कराए हैं। फिर कौन आया, देखो कौन आया, कौन आया, शेर आया, शेर आया, ये नारे मोदी जी के लिए लगते हैं, बहुत बार लगते हैं, देखो देखो कौन आया। तो इस प्रकार से बाघ संरक्षण का, टाइगर्स का संरक्षण करने का काम भारत सरकार ने किया। अभी 2010 में 1,706 बाघ थे, 2022 में बढ़कर 3,682 हो गए, और विश्व के 75% बाघ आज भारत में रह रहे हैं। अब लोग करें भारत आगे बढ़ रहा है एकदम, तो भारत शेर ही बढ़ रहे हैं भारत में, तो भारत तो शेर की तरह से आगे बढ़ेगा। तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत शेरों को भी बढ़ा रहा है और शेर को भी बढ़ा रहा है, तो भारत के शेर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा इस काम के लिए पंचामृत प्रतिज्ञा मोदी जी ने कराई। उन पंचामृत प्रतिज्ञा के अंतर्गत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा, 50% नवीकरणीय ऊर्जा, 1 अरब टन उत्सर्जन कटौती, 45% कार्बन तीव्रता में कमी, और 2070 तक नेट जीरो, 2025 तक 50% गैर जीवाश्म का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।
तो माननीय सभापति महोदय, ये बहुत बड़ा काम, ये जो वाहनों से और इनसे जो उत्सर्जन होता है उसको रोकने का काम ये किया गया है। और 2025 तक 50% लक्ष्य हमने हासिल कर लिया। ये बहुत बड़ा काम। जैव विविधता का संरक्षण किया, स्वच्छ वायु और प्रदूषण के लिए बहुत से कार्यक्रम शुरू किए गए। उनमें एक पीएम कुसुम योजना है जो किसानों के लिए चालू की। वो अपने सोलर एनर्जी लगाएंगे, सोलर एनर्जी लग रही है। इससे 78 गीगावाट 2014 से 174 गीगावाट 2023 तक इससे प्राप्त हुई है। पीएम उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन, इससे बायोमास ईंधन की कटौती हुई है, वो काम चालू किया है। इसी प्रकार 2024 के जैव प्रौद्योगिकी से 300 अरब अर्थव्यवस्था 2000 तक इसका लक्ष्य है। इसी प्रकार डिजिटल सुधार का काम भी किया है, परिवेश के हिसाब से, कैंपा के हिसाब से, वेस्ट टू वेल्थ के हिसाब से। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय मैं बताना चाहूंगा, और बहुत योजनाएं भारत सरकार ने शुरू की है। मिशन लाइफ शुरू किया है, पर्यावरण के अनुसार जीवन शैली चलाने के लिए मिशन लाइफ शुरू किया। ये केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, ये जन आंदोलन है। और ये पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक आम आदमी नहीं जुड़ेगा। तो मिशन लाइफ है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन इसके लिए शुरू किया है। तो सारा प्रकल्प निकाल रहे हैं। उसी प्रकार से मिशन मौसम ये शुरू किया। आज कहीं भी वर्षा होती हो, ओलावृष्टि होती हो, आंधी आती हो, बाढ़ आ रही हो, इसके सबको पहले सूचना लग जाती है। ये इतना बड़ा सिस्टम भारत सरकार ने पैदा किया कि इसकी 99% एक्यूरेसी होती है। ये आज का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। उसी प्रकार से रेडियो समुद्री स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना शुरू की। भारत में बहुत बड़ा काम, भारत में रेलवे का 99% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। तो कोयले से और इनसे चलने वाली सारी ट्रेनें हुई, ये पर्यावरण को ठीक करने का बड़ा काम हुआ। उसी प्रकार से ई वाहन, आप देखिए शहरों में जहां भी जाइए देखिए, ये जो ऑटो रिक्शा चलते हैं, जो रिक्शा चलते हैं, वो पहले बहुत पॉल्यूशन करते थे, अब वो बैटरी से चलने लगे हैं। हर जगह आपको सैकड़ों के हजारों की संख्या में मिलेंगे, वो चलने लगे हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 10,900 करोड़ का इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, तिपहिया वाहन और यहां तक बसों का भी, जयपुर में, दिल्ली में भी 500 बसें ई बसों का, इलेक्ट्रिक बसों का एक बेड़ा वो चालू किया गया। बहुत बड़ा अभियान। तो ये भारत सरकार ने ये वो किया। एक इथेनॉल ब्लेंडिंग का कार्यक्रम, ये इथेनॉल जो पेट्रोल बनाने का काम है, ये हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी बैठे हैं, 18% तक पहुंच गया है। अरे 20% तक पहुंचाने का, इस मिश्रण प्राप्त करने का इसका लक्ष्य है। इससे भी बहुत बड़ा काम होगा। एक तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी। और मैं तो कह रहा हूं माननीय सभापति, सुबह ये सुन लेते, हमारे बैठे थे ऊर्जा मंत्री जी, पेट्रोलियम मंत्री जी, वो फालतू वहां चिल्ला रहे थे, भाव बढ़ गए। कौन से भाव बढ़ गए? 55 रुपए एक साथ पाकिस्तान ने बढ़ाया, हाहाकार मचा हुआ है वहां पर, जिसका बार बार नाम लेते रहते हैं। हमारे एक पैसा तो नहीं बढ़ा, कितने वर्षों, 10 वर्षों तक नहीं बढ़ा है। और एनर्जी की इतनी बड़ी सुरक्षा की है, और अब भी उन्होंने कर ली कि वो रूट बंद हो रहा है पारस की खाड़ी वाला, तो दूसरे रास्ते खोज लिए। भारत सरकार है ये सब प्रकार के रास्ते खोजना जानती है और सब प्रकार के काम करना जानती है। इसके नेता नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत की जनता की चिंता भारत सरकार कर रही है और कुछ भी बढ़ेगा नहीं। और युद्ध होगा तो होगा,
युद्ध रोकने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन युद्ध से भी पर्यावरण बिगड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी तो है नहीं, तो उनकी है। इसी प्रकार ग्रीन इंडिया मिशन चला है। ये सारे कार्यक्रम जो चल रहे हैं वो सारे कार्यक्रम भारत सरकार कर रही है। इससे पर्यावरण भी ठीक होगा और इससे जलवायु परिवर्तन का असर भी हम रोक पाएंगे। इसी प्रकार कार्बन बाजार, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्रणाली भारत विकसित कर रहा है। इससे उद्योगों को उत्सर्जन कम करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। राष्ट्रीय सौर मिशन, पहली बार सोलर एनर्जी के आधार पर कितना बड़ा काम भारत सरकार कर रही है, वो भी ग्रीन एनर्जी के लिए काम कर रही है, उसे भी पर्यावरण बचेगा। और इसी प्रकार भारत सरकार यातायात में, रेल में, पर्यावरण में, जलवायु परिवर्तन में, इसी प्रकार पेड़ लगाने में, वनों का संरक्षण करने में, वनों का आच्छादन बढ़ाने में भारत सरकार जिस प्रकार का काम कर रही है, मैंने प्रारंभ में कहा था कि या तो गंगा लाने का काम भागीरथ ने किया था या मोदी जी भागीरथ प्रयत्न कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन और इसको बचाने के लिए। और मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद माननीय श्री घनश्याम तिवारी जी। इस पर